क्योंकि बचपन से ना माइंडसेट था कि डॉक्टर बनना है, डिग्री लेनी है, अच्छा डॉक्टर बनना है। मुझे स्टडीज़ के लिए बहुत ट्रॉफीज़ मिली हुई हैं, बहुत सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। तो उनका माइंडसेट भी यही था कि अरे ये तो नीट है, बेसिक चीज़ है, ये तो कर ही ले। एग्ज़ाम क्यों ऐसे दिया, शायद और प्रिपेयर करना चाहिए था, शायद 11th और अच्छे से पढ़ना चाहिए था। मिस इंडिया तो है ही, वो तो एक अचीवमेंट का पार्ट रहेगा ही हमेशा के लिए। बट एक चीज़ आपको करनी होगी, मेडिकल कॉलेज में पर्टिकुलरली मैं बोलूँगी। हाय नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी साय है। मैं आज जोश टॉक में बताऊंगी कि छपरा की एक लड़की कैसे नीट क्वालिफाई करती है और आगे जाके मिस इंडिया में बिहार स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। मेरा जो बर्थ हुआ है वो पटना में हुआ था। मैं एक्चुअली बिलोंग करती हूँ छपरा को। मेरी जो फैमिली है वो पूरी छपरा से है, बट मेरा बर्थ पटना में हुआ था एंड मैंने अपनी इनिशियल नर्सरी प्री स्कूलिंग पटना में की है। 1 ईयर मैंने छपरा में पढ़ा था एंड उस समय मेरे पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि स्कूलिंग उतनी अप्रोप्रिएट नहीं हो पा रही थी वहाँ, बिकॉज वो बहुत छोटी प्लेस है एंड उस टाइप का एनवायरनमेंट एक्सपोजर नहीं मिलता है। सो आई वाज इन क्लास 1 और क्लास 1 में मेरी मदर ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे शिफ्ट करना है एक बोर्डिंग स्कूल में, क्योंकि जब आप छोटे शहर से होते हो तो आपके पेरेंट्स यूजुअली आपको बोर्डिंग स्कूल में शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं क्लास 2 में बोर्डिंग स्कूल गई और मैं बहुत ही लकी हूँ इस मामले में कि मुझे बहुत अच्छा बोर्डिंग स्कूल मिला जो कि नैनीताल में है और 10 इयर्स मैंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग वहीं से करी है। फिर उसके बाद क्योंकि मेरा बचपन से ही माइंडसेट था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे फादर डॉक्टर हैं, तो मैं बचपन से उनसे काफ़ी इंस्पायर रहती थी, हमेशा उनको देखती थी कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, एक-एक चीज़ वो क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं, पेशेंट्स को कैसे डील करते हैं, वो चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। तो माइंड मेकअप था हमेशा से कि डॉक्टर ही बनना है और तो कुछ नहीं करना। तो नीट उस समय पता चला मुझे कि एक नीट एग्जामिनेशन होता है जो हर एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए होता है। मतलब अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको ये पर्टिकुलर एग्जाम क्वालिफाई करना है, इररिस्पेक्टिव आप गवर्नमेंट जाएं या प्राइवेट जाएं। तो मैं बचपन से ही मतलब बहुत अच्छी थी पढ़ने में, हमेशा टॉपर्स लिस्ट में ही रहती थी। टॉप 3 तो 100% रहता था मेरा। और ये लोग ये भी कहते थे अच्छा आप बिहार से हो तो आप टॉप ही करोगे। ये थोड़ा माइंडसेट था वहाँ का कि यूजुअली बिहार से जो लोग होते हैं वो मैथमेटिक्स या ऑल दीज थिंग्स में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड हमेशा से मैं टॉप करती आई हूँ। 10th तक बहुत डिफरेंट होता है, थोड़ा लाइट होता है आई वुड से, बट जब आप 11th-12th में आते हैं एक मेजर शिफ्ट होता है पढ़ाई में भी। बहुत आई थिंक सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, प्लस आपका एंट्रेंस एग्जाम ओरिएंटेड हो जाता है। आपको क्या एग्जाम में करना है उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है और साइड बाय साइड आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना पड़ता है। तो आपको दोनों चीज़ें करनी है, अब थ्योरी भी करनी है, एमसीक्यू भी करनी है। तो डबल लेवल पे प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाती है आपकी। और जो ये डबल लेवल पे प्रेपरेशन होती है ये ईजी नहीं होती है। मतलब आपको डे एंड नाइट दोनों देना पड़ेगा और अच्छा खासा अमाउंट स्टडीज़ को देना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, बेसिक जो डेवलपमेंट होती है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, वो कॉन्सेप्ट्स आपके 11th में ही डेवलप होते हैं। 12th होता है ब्रश अप करने के लिए बेसिकली टू एवरीथिंग जो आपने 11th में पढ़ा और थोड़ी न्यू चीज़ें जो आप 12th। सो 11th बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आज भी अपने भाई बहन छोटों सबको यही समझाती हूँ कि 11th पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज 11th क्या होता है आपको कंप्लीट एक ओवरऑल आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका बेसिस बताता है कि आपको कैसे करना है। और अगर आपका 11th स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी इन एंट्रेंस एग्ज़ाम। और एग्जैक्टली वही मैं फेस कर रही थी। मेरे एक्चुअली कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी रिसेंटली मेरे से बड़े में कोई दिया नहीं था, या जिसको मैं जानती हूँ अपना आइडियल मान लूँ, मेंटोर काइंड्स मान लूँ, कोई नहीं था। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज होती रहती थी हमेशा, क्या करूँ? इधर पढ़ती थी, ये बुक पढ़ती थी, फिर चेंज करती थी, नहीं शायद ये बुक पढ़नी चाहिए। फिर किसी के पास कोई नई बुक देख ली, वहाँ पर मतलब सब बहुत डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे होते थे और हम क्योंकि हॉस्टल में थे तो हमें एग्जैक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई ब्रांडेड नहीं मिला था, बट इन स्कूल आपकी थोड़ी कोचिंग होती थी, हम वो फॉलो करते थे। तो मैं देखती थी अच्छा आज क्लासरूम में अच्छा ये बुक भी है अवेलेबल, ठीक है उस पर शिफ्ट हो गई। फिर किसी के पास दूसरी बुक देखी तो उस पर शिफ्ट हो गई। तो ये क्या हो रहा था ना, ये शिफ्ट हो रही थी, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी 11th में कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए।
ये थोड़ा-सा मुझे लगता है यहाँ पर मैंने लैक किया है, और ये चीज़ मैं ऑलमोस्ट सबको समझाती हूँ कि 11th लैग मत करना। कुछ भी हो जाए 11th को फ़ोकस करो सबसे ज़्यादा। 12th क्या है, 12th ईज़ी है कंपैरेटिवली टू 11th। अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ लिया है तो 12th में आप फटाफट करते जाओगे। 12th में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो फिर मैंने 12th में थोड़ा वापस से अपना वो किया कि नहीं, रेस में रहना है, रेस से बाहर नहीं निकल जाना है। एवरेज ही रहो, थोड़ा आगे भी जाए, पीछे जाए कोई बात नहीं, बट रेस में रहना है। दैट्स आई थिंक मच मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट थिंकिंग कि नहीं अब तो हो गया, अब मेरे से कुछ नहीं होएगा। तो 11th तो चला गया, 12th भी काफ़ी मतलब हार्ड वर्क किया, बकअप किया, डे एंड नाइट पढ़ा, लोगों से, अपने बैचमेट से हेल्प लेनी स्टार्ट करी। उस समय तक मैं थोड़ा, वो शाइनेस जो था मेरे अंदर वो खत्म हुआ। उसके बाद आता है नीट। सो ये फर्स्ट टाइम था जब मैं नीट के लिए अपेयर करी थी। बोर्ड एग्जाम्स और नीट में हार्डली अ मंथ का डिफरेंस होता है। तो आपको जो भी आपने 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, वो फटाफट रिवाइज करना होता है इन दीज 1 मंथ। तो कोई बहुत जल्दी कर लेते हैं। मैं थोड़ा स्लो हो गई थी, थोड़ा नहीं काफ़ी स्लो हो गई थी, मुझसे रिवाइज नहीं हो रहा था। मैं थोड़ा टेंशन वाला, मेरी एंग्जाइटी थोड़ा लेवल हाई हो गई थी। तो मैं वो कर रही थी, बट मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। मतलब ऐसे आए थे, एवरेज से थोड़ा और कम ही कहूँगी मैं। अच्छे नहीं आए थे उस समय। तो वो मेरी लाइफ का आई थिंक फर्स्ट स्टेप था जब मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम फॉलिंग बैक, मतलब मैं काफ़ी पीछे हो गई हूँ। सो जब नीट दिया था, आई थिंक डीप इनसाइड मुझे पता था कि नीट का मेरा एग्ज़ाम कैसे हुआ। कोई भी एग्ज़ाम देता है, डीप इनसाइड उसको पता होता है कि उसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, एवरेज कैसा हुआ है, कितने मार्क्स आएँगे, आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो। तो जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकली थी, मुझे पता था एग्ज़ाम अच्छा बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं वहाँ बिल्कुल क्रिएटिव माइंड सब ब्लॉक हो रहा था मेरा एग्ज़ाम में, तो मैं श्योर थी कि मेरा अच्छा नहीं हुआ है। एनीवे रिज़ल्ट्स थोड़े दिन बाद आते, तो तब तक आप थोड़ा रिलैक्स करते हो, एनालाइज़ करते हो कि अच्छा चलो जो हुआ सो हुआ। तो मैं रिलैक्स थी, फिर आता है रिज़ल्ट डे। रिज़ल्ट डे इज़ द मोस्ट स्केरियस्ट डे ऑफ ऑल आई थिंक। पहले कभी ऐसा नहीं लगता था, बट ये फर्स्ट टाइम फ़ील हो रहा था कि रिज़ल्ट आता है, और एक्चुअली में जो आपको फ़ील होता है पैल्पिटेशंस, वो मुझे फ़ील हो रहा था उस दिन। सो रिज़ल्ट्स आया, आई थिंक आफ्टरनून के अराउंड आया था, और मैं उस समय सो रही थी काइंड्स, और मेरी सिस्टर आई, मेरी यंगर सिस्टर है, वो भी डॉक्टर है, वो आई और उसने मुझे उठाया, उसने मुझे बोला कि आई थिंक रिज़ल्ट्स आए हैं, दी तुम्हें चेक करना चाहिए। सो आई सेड मैं चेक नहीं करूँगी, दैट्स फॉर श्योर। मतलब तुम चेक करो, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ, मुझसे नहीं देखा जाएगा। तो उसने मुझे चेक करके दिखाया, उसने बोला कि यार रिज़ल्ट तो अच्छा नहीं आया है। सो अब करना क्या है ये बताओ, मतलब मम्मी-पापा को बताएँ, कैसे बताएँ, क्या क्योंकि मेरे मम्मी-पापा हमेशा से देख रहे हैं ना कि बच्चा हमेशा से टॉप कर रहा है, अरे ये तो कर ही लेगा ऐसे, ये वाली मेंटालिटी थी उनके साथ। कि अरे ये साक्षी तो कर ही लेगी, ये तो टॉपर्स लिस्ट में ही आएगी। हमेशा से ये माइंडसेट लेके चले थे, क्योंकि हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए हैं। बचपन से लेकर अभी तक मुझे स्टडीज़ के लिए बहुत ट्रॉफीज़ मिली हुई हैं, बहुत सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। तो उनका माइंडसेट भी यही था कि अरे ये तो नीट है, बेसिक चीज़ है, ये तो कर ही लेगी। बट वैसा हुआ नहीं था, और मैंने फर्स्ट अपने पापा को बताया था सबसे पहले, और मैंने उनको बताया, मैंने उनको क्लियरली बोला कि नीट का रिज़ल्ट मेरा आ गया है और मेरा अच्छा नहीं हुआ है, मतलब मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा-सा उनके फेस पे डिसअपॉइंटमेंट देख रही थी, और बट विदिन सेकंड्स मैं एक्चुअली रो भी रही थी उस समय बहुत। तो विदिन सेकंड्स उन्होंने मुझे तुरंत कंसोल किया, उन्होंने समझाया, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, वी अंडरस्टैंड। आई थिंक फॉर अ मंथ मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्यों ऐसे किया, एग्ज़ाम क्यों ऐसे दिया, शायद और प्रिपेयर करना चाहिए था, शायद 11th और अच्छे से पढ़ना चाहिए था। मतलब एक एनालिसिस वे में मैं सोच रही थी कि क्यों मैंने कहाँ क्या गलती करी, और 1 मंथ तो ऐसे ही निकल गया। सैडनेस में, काइंड ऑफ डिप्रेशन, एंग्जायटी जो बेसिक होता है, वही मेरे साथ भी हो रहा था। मैं लोगों से बात नहीं करती थी ज़्यादा, बिकॉज़ क्या हो रहा था कि कुछ फ्रेंड्स मेरे अच्छा परफ़ॉर्म कर चुके थे, वो वहाँ
अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे थे, मैं डेली सुनती थी कि इसका यहाँ हो, मैं बहुत खुश थी उनके लिए। बट डीप इनसाइड आप खुद को फिर वो करने लग जाते हो कि यार मैंने क्यों नहीं करा, मैं भी वही थी, सेम रिसोर्सेज थे, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम था, फिर मैंने क्यों नहीं करा। तो वही मेरे साथ हो रहा था, मैं डिप्रेशन थी। फिर मैंने सोचा कि देखो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा था नहीं, बिकॉज़ ऑलरेडी हमारा जो एग्ज़ाम था वो जुलाई तक पहुँच गया था, जो काउंसलिंग थी, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं था और नेक्स्ट एग्ज़ाम विदिन कुछ मंथ्स ही थे, 7-8 मंथ्स। तो अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो ये टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। सो ऑब्वियसली फिर वापस से पढ़ना स्टार्ट किया, सब कुछ किया। एंड उस बार क्या हुआ था कि सेकंड जब अटेम्प्ट दे रही थी मैं, तो फिर उस मैं अनवेल थी काफ़ी, मुझे टाइफाइड हो गया था उस समय। और उस समय मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं था, सेकंड बार जो दिया था। उसके बाद फिर एक बार री एग्ज़ाम हुआ था, एज़ फार एज़ आई रिमेंबर री एग्ज़ाम हो रहा था। और जब री एग्ज़ाम हुआ था तब मैंने एग्ज़ाम दिया और उस समय मैं प्रिपेयर्ड थी काफ़ी, लेकिन जब टाइफाइड हुआ था तो मैं थोड़ा फिर से वही हो रहा था लैग। तो मैं ये सोच रही थी कि शायद मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा है डॉक्टर बनना, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मतलब मैं फिर से वही डिप्रेशन वाले फ़ेज़ में ही थी कि हो सकता है डिप्रेशन में जा रही हूँ, शायद मेरे लिए नहीं बना है ये लाइन, मेरे को कुछ और करना चाहिए। मैं सेकंड थॉट्स पूरा लेके बैठी हुई थी और मैं इनफैक्ट प्लान बी भी ले रही थी। बट विदिन अ वीक आफ्टर एग्ज़ाम न्यूज़ आती है कि री एग्ज़ाम हो रहा है, ये एग्ज़ाम कैंसल हो गया है, इसका कोई मैटर नहीं करेगा। मैं बहुत खुश थी, मुझे सच में ऐसी फ़ील आ रही थी कि गॉड ने शायद ये मेरे लिए ही करा है। मेरे पेरेंट्स भी मुझे यही बोल रहे थे कि शायद तुम्हारे लिए ही ऐसा किया जा रहा है। सो ऑब्वियसली फिर से फॉर्म फिलिंग सारा प्रोसेस फिर से हो रहा था, मैंने फिर से सब कुछ किया और फिर से एग्ज़ाम दिया। एंड दिस टाइम आई वाज़ श्योर, बिकॉज़ आपको एक अच्छा खासा मंथ 1 to 2 मंथ्स मिल गया था रिवाइज़ करने के लिए फिर से। तो पूरा सिलेबस जो ऑलरेडी किया हुआ था 7 to 8 मंथ्स, वो फिर से रिवाइज़ कर पाई मैं। तो जब फिर से रिवाइज़ किया, फिर से एग्ज़ाम दिया और इस बार एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ था। मतलब आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि कॉलेज तो 100% मिलेगा ही और अच्छा मिलेगा, दैट वाज़ फॉर श्योर। सो जब दूसरा अटेम्प्ट दिया था और रिज़ल्ट्स आए, उसके बाद कॉलेज मिल गया। तो कॉलेज जब आपको मिलता है, अलॉटमेंट होती है, तो आपको वहाँ जाके काउंसलिंग करना होता है। मतलब आपको बेसिकली वहाँ पर उस समय ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं थी, आपको कॉलेज में फिज़िकली जाना होता था। तो हम लोग गए कॉलेज, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम था जहाँ पर मेरा वो काउंसलिंग हुआ और काउंसलिंग हुआ अच्छे से। और उन्होंने एक कॉल लेटर दिया, जो आपको एक कॉल लेटर देती है कि कब आपको जॉइनिंग है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सारे कहाँ डॉक्यूमेंट्स आपको सारे जब वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको सबमिट करने होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। तो सब कुछ वो प्रोसीजर होता है प्रॉपर, वो प्रोसीजर हो रहा था। और मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि वो फीलिंग क्या होती है इस प्रोसीजर की, क्योंकि आप बहुत एक्साइटेड होते हो, क्योंकि जब आपको कॉल लेटर मिलता है, यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच, यू आर लिविंग द ड्रीम लाइफ दैट यू वांटेड। सो मैंने वो कॉल लेटर लिया और मैंने सबसे पहले जाके, मेरे पेरेंट्स भी थे उस काउंसलिंग रूम में, उनको जाके दिखाया। सब बहुत खुश थे, फैमिली ग्रुप में पूरा शेयर हो रहा था वो कि वो फाइनली फाइनली। एंड सो काफ़ी एक्साइटिंग था ये। उसके बाद कॉलेज मैंने जॉइन किया। कॉलेज आई थिंक हैज़ अगेन बहुत ही अच्छा टाइम रहा है मेरा कॉलेज में। मैं ऑलमोस्ट हर ईयर, कमिंग टू द स्टडीज़ पार्ट, हर ईयर मैंने कॉलेज में टॉप करा है। हर ईयर मैक्सिमम मुझे 9 सब्जेक्ट्स में ऑनर्स मिले हुए हैं। सो हमेशा डिस्टिंक्शन लाना मतलब मेरा एम था। कॉलेज बहुत अच्छे से रहा। हमेशा कॉलेज में भी सेम वही, जैसे मैं बोर्डिंग स्कूल में थी, कॉलेज में मैंने बिल्कुल सोच के गई थी कि इस बार ना शाय होना है किसी चीज़ से, ना किसी चीज़ से बैक होना है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। एंड ऑब्वियसली स्टडीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस देना है, बिकॉज जब आप मेडिकल कॉलेज में होते हो तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपको देने होते हैं। ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में एक एग्ज़ाम होता है और हर टर्म के जो आपका प्रॉपर 1 ईयर होता है, उसके बाद आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं। मैंने ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर टॉप करा है। हर सेमेस्टर के बाद हर जो आपका वो होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, उसमें भी टॉप करा है, डिस्टिंक्शंस लाए। इनफैक्ट मेरा नेम कॉलेज के बोर्ड, एक हमारे बोर्ड होती है वहाँ पर, जब आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनते हो, जो आप 75% अबव लाते हो, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग इन मेडिकल कॉलेजेस, नहीं आता है विच 75% अबव, मतलब यू आर जीनियस काइंड। तो मेडिकल एग्ज़ाम्स ईज़ी नहीं होते। मतलब लोगों को लगता है ना, अच्छा बहुत हार्ड वर्क किया, अब कॉलेज में घुस गए, कॉलेज तो फन होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, मेडिकल कॉलेजेस
कॉलेजेस वैसे नहीं है। इन कॉलेज आई नो आप क्योंकि स्कूल से आ रहे हो कॉलेज में, डिस्ट्रैक्शंस होंगे बहुत डिफरेंट, आपके नया एनवायरनमेंट होगा, ग्रुप सर्कल्स चेंज होते हैं वहाँ पर, तो आई अंडरस्टैंड। बट एक चीज़ आपको करनी होगी मेडिकल कॉलेज में पर्टिकुलरली, मैं बोलूँगी एक पर्टिकुलर चीज़ करनी होगी कि थोड़ा ना फोकस रहो। बिकॉज देखो अब क्या है ना, अब ये स्कूल नहीं है, अब ये वैसा इन्वायरमेंट नहीं है कि आप बाद में भी कैचअप करोगे। ये करियर बेस्ड है, मतलब जितना अच्छा आज आप परफॉर्म करोगे, जितना नॉलेज आप लोगे, उतने अच्छे आप डॉक्टर बनोगे, उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो फ्यूचर में। और क्योंकि यहाँ पर तो चलो आप तो भी प्रोटेक्टेड हो, बट फ्यूचर में जब आप एज अ डॉक्टर बैठते हो ना, आपका डेली हर पेशेंट को जब आप एग्जामिन कर रहे हो, एक एग्जामिनेशन ही हो रहा है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो मैं हमेशा से दो चीज़ें फॉलो करती थी। मेरा एक पॉइंट ये था कि मैं कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा कुछ भी हो, मैं अपने स्टडीज़ को डेली करूँगी। चाहे मैं आज कहीं भी जाऊँ, आज मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखनी है या आज मुझे फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करनी है, कुछ भी आप बिल्कुल करो, नॉर्मल है, सबको करनी चाहिए। आई थिंक आप नहीं करोगे तो आप ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हो जाओगे। करो, सब कुछ करो, प्ले गेम्स, प्ले स्पोर्ट, डू योर एक्टिविटीज़, कॉलेज में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो बिल्कुल, बट डू नॉट सैक्रिफाइस योर स्टडीज़। मैं आपको बता रही हूँ, मैं डेली रीड करती थी, बिकॉज सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना मेडिकल में, अगर आप रीड नहीं करोगे तो आप बिल्कुल समझ नहीं आएगा, कल का समझ नहीं आएगा। और बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं बॉडी में, बहुत चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, लर्न करनी है, बिल्कुल न्यू है, रिलेट नहीं कर पाओगे इनिशियली, तो आपको डेली पढ़ना होगा। तो मेरा एक स्ट्रैटेजी ये था कि मैं डेली पढ़ती थी, बी इट फॉर 2 आवर्स, बी इट फॉर 4 आवर्स, वो डिपेंड करता था, बट 2 घंटे मिनिमम मुझे पढ़ना ही था। मैं लाइब्रेरी चली जाती थी या रूम में रात में पढ़ के ही सोती थी। सो लॉकडाउन था, मैं अपने फाइनल ईयर में थी, तो हम घर पे ही थे काफ़ी टाइम, सब लोग थे उस समय। तो हम लोग व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये उस समय यही चलता था घर पे। तो मेरी मदर ने एक्चुअली एक एडवर्टाइजमेंट देखा था ऑन फेसबुक, तो मिस इंडिया ऑडिशंस का, और उन्होंने मुझे वो फॉरवर्ड किया कि देखो ना मिस इंडिया ऑडिशंस हो रहे हैं, सो ऐसे करके। तो मैंने बहुत मजाक में लिया, मैंने बोला हाँ ठीक है ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि मैं बचपन से चाहती थी जाना, पर तुम्हें पता है ना मैं नहीं जा पाई। अब उनकी जो भी सर्कमस्टांसेस रही हूँ, वो थोड़ा कंजर्वेटिव फैमिली से थी, तो वो उनके माइंडसेट में ये था कि जाना, इतने बड़े स्टेज पे ऐसे नहीं जाना चाहिए, लोग नहीं समझते हैं क्या है। बट नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज में आप ये देखोगे कि कोई भी मिस इंडिया या ऐसी फिल्म इंडस्ट्री बैकग्राउंड पे नहीं जाने देते हैं। तो मॉम ने मुझे सेम चीज़ बोली कि हो सकता है तुम ट्राई करो, शायद हो जाए ऐसे करके। तो मैंने बोला कि मैंने बहुत मजाक में लिया था, मैंने बोला मम्मा इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, लोग सालों साल प्रिपेयर करते हैं फिर जाते हैं, मैं ना प्रिपेयर्ड हूँ, मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल अलग है, मैं अवेयर नहीं हूँ इसमें क्या करना है, कैसे करना है, और ऑल ऑफ अ सडन मतलब मैं करूँ क्या इसमें, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे उस समय मेकअप लगाना कुछ भी नहीं आता था, ना वॉक करना, ना मेकअप लगाना, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, मुझे कुछ नहीं पता था। एक नॉर्मल मेडिकल स्टूडेंट वाली लाइफ जी रही थी मैं। उसके बाद फिर भी उन्होंने मुझे काफ़ी फोर्स किया कि नहीं नहीं अप्लाई करना ही होगा। तो फिर मैंने देखा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अप्लाई करने की, कैसे कैसे करना है। फॉर्म थी, एक फॉर्म फिल करनी होती है, और आपको फॉर्म में भी अपनी 3 फोटोज़ भेजनी होती हैं, और वो बेसिक, आप कोई सेल्फी या कोई दूसरे कैमरा से लिया वो फ़ोटो नहीं चाहिए, उन्हें प्रोफ़ेशनल प्रॉपर फ़ोटोशूट वाली फ़ोटो चाहिए होती है, जो मेरे पास ऑब्वियसली नहीं थी। सो मुझे आज भी याद है, लॉकडाउन जस्ट ख़त्म हुआ था, मतलब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी। इट वाज़ अराउंड सितंबर, अगस्त सितंबर, या और मैं और मेरी मदर बिल्कुल हम पटना में थे उस समय, और बिल्कुल सर्च इंजन काइंड ऑफ हम बन गए थे। हमने हर एक जगह सर्च किया कि कोई पटना में फैशन फोटोग्राफी या फैशन फोटोशूट टाइप का करता हो, एंड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। देयर वाज नॉट इवन वन, एक फैशन फोटोग्राफर भी नहीं मिला हमें पटना में। तो मैं वहीं पर हो चुकी थी कि अब तो करना नहीं पड़ेगा मम्मा, अब क्या कर सकते, नहीं हो पाएगा आज तो। तो फिर मम्मा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि चलो जो वेडिंग फ़ोटो शूट्स करते हैं वो भी तो उस टाइप का ही काम करते हैं, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र्स से बात करते हैं। फिर हमने कुछ पटना के कुछ वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र्स को मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च किया, और मैंने 2-3 लोगों को कॉन्टैक्ट किया। वो आधे तो शॉक में चले गए थे कि क्या है, फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी क्यों करनी है? कैसे होती है मैम, क्या करना है, स्टूडियो पे शूट करना है, क्यों करना है? मतलब वो मुझसे रिलेट नहीं कर पा रहे थे और मैं भी नहीं कर पा रही थी, तो वहाँ पर आधी चीज़ें ख़त्म।
फिर फाइनली एक मुझे फोटोग्राफर फाइनली मिले पटना में जो खुद वेडिंग फोटोशूट्स ही करते थे, वो नहीं करते हैं फैशन फोटोग्राफी, बट वो फिर भी ही वाज रेडी कि ठीक है मैं कर दूंगा आपके लिए, आपको कितनी फोटोज चाहिए? मैंने बोला मुझे 3 चाहिए, फॉर्म में 3 ही लिखा है, मैं 3 करा लूंगी। और वहीं पर हम उनके स्टूडियो गए, हमने अराउंड 3 फोटोज लिया और मिड शॉट, फेस शॉट एंड फुल शॉट ये लिया, फॉर्म भर दिया, सेंड कर दिया। बट इसके अलावा उनको इस पर्टिकुलर राउंड में उन्हें चाहिए थी 3 वीडियोस जो कि आपको एक ऐप पे अपलोड करनी थी, जिसमें कि आपको एक रैंप वॉक करना था, एक आपका टैलेंट, कोई भी टैलेंट आप जिस चीज़ में सबसे अच्छे हो वो, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक इंटरव्यू काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो टाइप डालनी थी। सो आई एम मैं बचपन से मतलब स्टेज लविंग, आई लव स्पीकिंग, तो इंट्रोडक्शन तो मैंने काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर लिया था, मैंने खुद से ही किया था सब कुछ प्रिपेयर, और मैंने वो करके अच्छे से वीडियो बना के डाल दिया था। रैंप वॉक मुझे नहीं आती थी बिल्कुल भी। सो अब आती है रैंप वॉक की ट्रेनिंग, काइंड ऑफ ट्रेनिंग जो कि मैंने खुद यूट्यूब से सीखी थी। सो आई थिंक अ वीक प्रेपरेशन लगा, बट हो गया था, आई कुड कैच अप, मैंने सीख लिया था जो वहाँ था। काइंड ऑफ मसल मेमोरी चाह रही थी कि मैं हो जाए, क्योंकि मैं हमेशा जा रही थी आगे और जब टर्न होता था मैं भूल जाती थी किस तरफ टर्न होना है। सो ऐप पे अपलोड कर दिया और आई थिंक 1 मंथ का वेटिंग टाइम था फॉर द रिजल्ट। तो मैं अपलोड करके सब फॉर्म वॉर्म फिल करके मैं ऑलमोस्ट भूल चुकी थी इस बात को कि मैंने मिस इंडिया में अप्लाई किया है। देन सडनली मॉर्निंग में ऐप जो जिस ऐप पे आपने डाला था ना, वो भी रिजल्ट्स अनाउंस करने वाले थे, वो पहले करने वाले थे, और देन मिस इंडिया अपनी इंस्टाग्राम पेज, जो उनकी पेज होती है, उस पे डालने वाले थे। मॉर्निंग में ऐप पे आया और मेरी फ्रेंड ने सबसे पहले वो देखा कि ऐप पे मेरा नेम आया हुआ है, और मेरी जो प्रोफाइल थी उस ऐप पे ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम 0 फॉलोवर्स टू बिल्कुल 10,000 फॉलोवर्स ऐसे फॉलो हो गए। तो उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे यही बताया, मेरे को लगा मजाक, बिकॉज आपके फ्रेंड्स यूजुअली या जब आप ऐसा कुछ कर जोक करते हैं कि अरे तू तो सिलेक्ट हो गई, मिस इंडिया बन गई ऐसे, तो मेरे को लगा वो मेरे साथ मजाक कर रही है, मैंने कुछ ज्यादा वो नहीं दिया। उसके बाद जब उन्होंने एक ऑफिशियल ईमेल भी भेजते हैं वो आपको, तो मैंने सोचा एक बार चेक कर लेती हूँ, शायद ऐसा कुछ हुआ हो। मैंने चेक किया तो उसमें आया हुआ था कि कंग्रेचुलेशंस, यू बीन सेलेक्टेड एंड आप टॉप 5 में हो अपने बिहार स्टेट से। तो मैं काफ़ी शॉक्ड थी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स था, बिकॉज जो हार्ड वर्क हमने पुट ऑन किया था ना, मुझे सच में नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज बहुत लोग बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो मेरे को थोड़ा वो लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, वेदर दे लाइक मी और नॉट। सो फर्स्ट ईयर ये था मिस इंडिया का। देन फिर क्या हुआ कि एक बार और सेकेंड ईयर जब वापस से आ रहा था, तो जब आप मिस इंडिया के उसमें आ जाते हो, पेज पे आ जाते हो, सो पीपल गेट टू नो यू, आप उनके लिस्ट में आ जाते हो, द पीपल हु कैन बिकम मिस इंडिया। तो मैं भी वैसी हो गई थी। तो फिर जब सेकंड सेकंड टाइम हो रहा था फिर से, तो मुझे ऑफर्स आने लगे थे कि आप फिर से अप्लाई करो, ये करो। तो फिर बहुत सारे, आई थिंक इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे फैन पेजेस बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो वो फैन पेजेस बन गए थे और वो खुद ही मुझे मैसेज करते थे, मैम प्लीज़ अप्लाई अगेन। और यूट्यूब पे भी काफ़ी प्रेजेस हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा आई थिंक आई शुड अप्लाई इट अगेन। तो फिर मैंने फिर से अप्लाई किया था नेक्स्ट 2021 में फिर से, एंड अगेन उन्होंने मुझे फिर से सिलेक्ट कर लिया था। और इस बार मतलब बिल्कुल टॉप उसमें थी मैं, तो मैं मतलब आई वाज श्योर कि इस बार मतलब मिस इंडिया ही फाइनल बनना है, अब कुछ नहीं करना है ऐसे। बट इस बार पर्टिकुलरली एक इशू हो गई थी मेरे साथ कि उस समय हमारे फाइनल ईयर, जो मेरा मेडिकल है उसमें फाइनल ईयर के एग्जाम्स थे, और इस बार हमें मुंबई जाना था, बिकॉज ये जो आपका होता है ना, इनिशियल स्टेजेस तो आप यहीं से दे सकते हो, बट एक फाइनल होता है जब आप फाइनली वहाँ पर सिलेक्टेड हो जाते हो और आप फाइनल सारे 31 कंटेस्टेंट्स जो होते हैं हर स्टेट से, उनके साथ आप रहते हो 1 मंथ के लिए, तो उसके लिए मुंबई जाना पड़ता है फॉर अ मंथ टू, आपको वहीं रहना होता है। तो मेरे साथ ही प्रॉब्लम ये थी, बिकॉज बाकी लोग जो थे ना वो डिफरेंट बैकग्राउंड से कंपेयर टू माइंड। मेरा जो था बहुत फाइनल स्टेज पे थी मैं अपने करियर के, वो भी मेडिकल एज अ करियर, डॉक्टर बनने के। और बाकी लोगों का जो करियर था वो डिफरेंट था मुझसे, आर्ट्स के थे, कुछ हिस्ट्री ऑनर्स, तो उनके लिए ईजी है फॉर 1 to 2 मंथ्स मिस करना, बट फॉर मी 1 to 2 मंथ्स मिस करना मेडिकल में इज़ लाइक मिसिंग एवरीथिंग। मतलब आप
बहुत 1-2 साल पीछे चले जाओगे। मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ कि जब आप बहुत अच्छा हर चीज़ में कर रहे हो ना, तो कभी-कभी आपको जब 3-4 चीज़ें होती हैं, तो आपको कभी लाइफ़ में चूज़ करना पड़ता है वेदर ए और वेदर बी। बट क्योंकि बचपन से ना माइंडसेट था कि डॉक्टर बनना है, डिग्री लेनी है, अच्छा डॉक्टर बनना है। क्योंकि मैं अपने फ़ादर को देखती थी हमेशा, तो माइंड में हमेशा वही चीज़ रहती थी। स्टेथोस्कोप से प्यार था बिल्कुल, वो मुझे बहुत फ़ैसिनेट करता था। तो मैं वही सोच रही थी उस दिन जब उन्होंने फाइनल एक उसके लिए बुलाया कॉल के लिए, एंड मैं जब भी अपना आईज़ क्लोज़ करके सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को सिर्फ़ एक ही चीज़ दिख रहा था कि गो फॉर योर मेडिकल, क्योंकि बचपन से ये ड्रीम है। अगर अभी नहीं करा तो ये बाद में बहुत नहीं कर पाओगे आप। डिग्री है, क्योंकि बाद में आपको डिफ़िकल्टी हो सकता है आप 1-2 साल पीछे हो जाओ, व्हिच मेरे को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, बिकॉज़ आई नो मैंने अपना एवरीथिंग दिया है, अपना स्लीप सैक्रिफाइस करा है, अपना एंटरटेनमेंट सब कुछ सैक्रिफाइस करा था मैंने सिर्फ़ एक पर्टिकुलर इसके लिए, और मैं काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी उसमें, मतलब हमेशा टॉपर्स में रहती थी, कॉलेज में काफ़ी रिकॉग्नाइज़ थी, तो मेरे को लग रहा था कि नहीं, फर्स्ट डिग्री लेना है, और मिस इंडिया तो है ही, वो तो एक अचीवमेंट का पार्ट रहेगा ही अब हमेशा के लिए। तो मैंने इसलिए मिस इंडिया को उस समय के लिए छोड़ा, और मैंने अपना मेडिकल डिग्री कंप्लीट किया, एंड टुडे आई एम अ डॉक्टर, एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ब्लेस्ड कि आई बिकम अ डॉक्टर एंड आई एम एबल टू ट्रीट पीपल, एंड आई थिंक ये जो सैटिस्फैक्शन दे रहा है ना, ये आई डोंट थिंक कुछ और मुझे दे सकता था।